हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी रिलीज कर लिया है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं आपको पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सारे डिटेल में कराने वाला हूं। और इंस्टीट्यूट अक्सर क्या करता है, अपने जो मॉक टेस्ट पेपर है या मॉडल क्वेश्चन पेपर बोल लो आप, वहां से कुछ ना क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सीरियस से हर एक क्वेश्चन करना है, आखिरी तक आप लोगों ने देखना है इसे वीडियो को, ताकि जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अगर आते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। और कहीं ना कहीं पैटर्न आपका यही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है, एक नजर डालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बोला अ वुमन कैन कंप्लीट अ टास्क बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे फॉर 12 डेज। इफ शी इंक्रीजेस हर वर्किंग आवर्स टू 9 आवर्स पर डे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक हर टू फिनिश द सेम टास्क। बोला एक औरत है और वो क्या करती है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करती है, तो वो एक काम को 12 दिन में खत्म करती है। अब बोला क्या, अगर वो अब अपना समय बढ़ा देती है, 6 घंटे की जगह 9 घंटे पर डे दे रही है, तो बोला कितने दिनों में वो काम खत्म करेगी। तो बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपने वो पढ़ा है ना, डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां पे क्या होता है, जब भी आपका आवर्स और डेज की बात करते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात होती है। इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, या एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, तो उस केस में इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। जैसे यहां पे आपके कितने घंटे, 6 घंटे हैं, तो 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप घंटे को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो भैया आपका समय क्या लगेगा, जो डेज लगेंगे वो क्या लगेंगे, कम लगेंगे नहीं लगेंगे। पहले आप 6 घंटे दे रहे थे तो आपको एक काम को करने के लिए 12 दिन लग रहा था। अब आप ज्यादा समय दे रहे हैं, 9 घंटे दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अब आपको कितने दिन लगेंगे, कम लगेंगे। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो सीधा सीधा इसको अगर मैं ए पकड़ता हूं और इसको बी पकड़ता हूं, ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्त, आराम से समझो। तो मैं यहां पे ए, ठीक है, इनडायरेक्टली जब वेरिएशन बोलते हैं तो 1/b हो जाता है। 1 का मतलब ही इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस चीज को जब हम इक्वल टू में लाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट हमारा क्या है, के है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/b। अच्छा, ए यहां पे क्या था, अगर आप एक नजर डालो, ठीक है, तो एक नजर अगर हम डालते हैं तो सर ए हमारा यहाँ पे क्या 6 आवर्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने 6 आवर्स ले लिया, के का के इंटू 1/b। अगर देखो तो बी हमारा यहाँ पे क्या है, 12 डेज हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मैं इधर 12 ले लिया, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 6 72। ठीक है, 72 आ गया के की वैल्यू। अब करो आपका ए इक्वल टू के 1/b। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, ए कितना है, अब ए अगर देखो आप, अब आगे पढ़ो, 9 आवर्स है, क्योंकि ये आवर्स जो था वो ए के लिए लिया था मैंने। तो 9 आवर्स आपका क्या हो गया दोस्त, ये सर आपका ए हो गया। के कितना आया सर, 72, और बी हमारा क्या था, डेज था। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी इक्वल टू 72/9, दैट विल बी इक्वल टू 8 डेज। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे दोस्त कि अगर वो अब 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो उस काम को कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, जो कि आप लोग का क्या है यहां पे, ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक लैपटॉप है, डेप्रीशिएट, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, गिरते जा रही है, कितने से, 20% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, एंड एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, तीसरे साल के अंत में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 12,288 हो जाएगी, 12,288। बोला उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो आपको बताना है, और ओरिजिनल वैल्यू मतलब मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और 2 साल के बाद उसकी वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12,288। तो आपने डिप्रिसिएशन वाला चीज किया है,
चलो जी करें स्टार्ट। तो मान लो यहां पे उसका वैल्यू है 2 साल के बाद कितना 12,288 12,288 हो रहा है। अभी हमें निकालना है इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली, ठीक है। 2 साल पहले क्या थी वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां पे डिप्रीशिएट हो रहा है कितना 1 - 20% से, और एन आपका क्या दे रखा है 3 दे रखा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने पढ़ रखा है, जो आपने अमाउंट का फॉर्मूला लिखते थे A = P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 टू द पावर n। बट यहां पे डिप्रीशिएट घट रहा है तो इसलिए प्लस की जगह यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 2 साल के बाद इतना वैल्यू हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू रही होगी 2 साल पहले वो निकालना है, ठीक है। बस करिए आप लोग सॉल्व इसे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने कैलकुलेटर तरीका बता रखा था, इधर आपका हो जाएगा 100 - 20 80/100 और ये 3 का 3 और इधर 12,288। बस कैलसी उठाओ, इसको कैसे करना है 80 / 100, तो 80 / 100 करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार इक्वल 3 बार, इसको m प्लस कर देंगे। इधर क्या है 12288 12288 डिवाइड MRC और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बहुत बार करा रखा है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या करेंगे हम सर 80 / 100 मल्टीप्लाई इक्वल मतलब स्क्वायर हो गया पावर में, और एक बार इक्वल मतलब पावर में 3, और अब रखना है इसको m प्लस। इधर क्या है 12, यही था हमारा, एक बार देख लें, इधर था सर हमारा 12,288, तो इधर है अब हमारा 12,288, फिर डिवाइड, क्योंकि ये चीज़ जो यहाँ पे सॉल्व हुई है डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड MRC के लिए मतलब वो चीज़ अब यहाँ पे नीचे आ जाएगी, और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल। तो 24,000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या सर, इफ अ स्टूडेंट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h, तो ये आपका स्पीड गिवन है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, मतलब टाइम निकालना है, और ये 90 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज पता है दोस्त, क्या पता है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आपको स्पीड भी पता था, डिस्टेंस भी पता था, टाइम निकालना है, तो टाइम इधर आ जाएगा और डी के नीचे एस। डिस्टेंस देखो दोस्त कितना है, तो अगर आप यहां पे डिस्टेंस देखो तो 90 किलोमीटर है और स्पीड है 45, ठीक है। तो डिस्टेंस 90 और स्पीड आपका 45 km/h है, यही था, हाँ 90 और 45, ठीक है। तो 45 2 जार क्या हो गया 90, तो टाइम क्या हो जाएगा सर 2 आवर्स हो जाएगा आपका, है कि नहीं है। तो कुछ नहीं है, बड़े सिंपल है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब में करा रखी है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए जी अगला क्वेश्चन आते हैं। अब क्या बोला है सर, एक एंटरप्राइज है, प्रोड्यूस्ड 500 यूनिट्स बनाता है सेकेंड ईयर में ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, और 800 यूनिट्स बनाता है, 800 यूनिट्स 6th ईयर में बनाता है। अब बोला है इफ द प्रोडक्शन फॉलोज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर ये बोला है जो प्रोडक्शन हो रहा है अगर ये एपी फॉर्म करता है, तो व्हाट वाज द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा। अच्छा सेकेंड ईयर में हो रहा है 500 यूनिट्स, तो हम सेकेंड ईयर के लिए कैसे लिखेंगे दोस्त, सेकेंड मतलब ईयर मतलब A2, तो A2 में कितना हो रहा है 500 हो रहा है, यही होगा। और हमारा सेकेंड ईयर में 500 800 यूनिट्स हो रहा है 6th ईयर में, और 6th ईयर में मतलब हो रहा है 800 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा A2 को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको, A + 1D, 1D मतलब D, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और A6 को हम लोग A + 5D लिख सकते हैं, याद है, जो कि आपका यहाँ पे 800 है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो आपको दोस्त निकालने बोला है कि व्हाट वाज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब ए निकालना है। ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो ए चाहिए। तो एक काम करो, अगर यहाँ पे आप काट दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन लेते हो तो ए कैंसिल हो जाएगा। बट आपको निकालना है क्या है सर, ए निकालना है,
तो एक काम करो, ये डी वाले पार्ट को काटने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे डी पे क्या है, 5 है, तो इस 5 से ना इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये हो जाएगा 5a, अच्छा इधर हो जाएगा 5d प्लस 5d, और 5 से इसको भी करोगे तो 5 5 जा 25, 2500, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये a का a प्लस 5d और आपका 800। देखो इजी हो गया। अब चेंज कर दो साइन, ये देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस 5d माइनस 5d। अब आसानी से सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5a माइनस 1a, कुछ नहीं है तो 1a है, तो यहाँ पे 4a आ गया। अच्छा इधर करो आप, 2500 माइनस 800 विच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 2500 माइनस 800, 1700 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये गड़बड़ 425। ठीक है, तो यहाँ पे सही आ रहा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1700 आ रहा है, और a इक्वल टू 1700 डिवाइड बाई 4, तो वो आ जाएगा 425, 425। ठीक है जी, कितना आएगा 425। मुझे लग रहा था डेसिमल में आएगा। चलो, तो 425 जो कि आपका ऑप्शन ए है, दैट इज द करेक्ट वन। तो चौथा भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो फटाफट, आराम से देखो। बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर है और 2 नंबर का रेशियो है 3:5। अच्छी बात है। बोला है अगर 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, बोला है कोई 2 नंबर है और उन 2 नंबरों का जो रेशियो है ना वो 3:5 होगा। अब बोला है उन 2 नंबर से अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो जो नया रेशियो आएगा वो 1:5 आएगा। तो वो 2 नंबर्स क्या है वो निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही बता रखा है, ऑप्शन से करना है आपने। तो चेक करो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका रेशियो 3:5 आ रहा है। देखो इसमें अगर देखो 9 और 15 में, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसका आ रहा है 3:5 है ना। अगर 9 और 15 का देखो तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये तो आ रहा है। अब दोनों से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करो, देखो 9 से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे हमारा क्या पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं दूसरा लेता हूँ वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा लेके देखते हैं। तो तीसरा है 15 और 25। तो 15 और 25 का रेशियो देखोगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो पहले पार्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5। चलो हो गया। और 25 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 15। अब इसका रेशियो करके देखो क्या आ रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। देखो वही चाहिए था हमें चाहिए था 1:5। तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा देखो 1:3 है, बट मुझे क्या चाहिए 1:5 चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन को देखें आप करके। तो लास्ट ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास। तो लास्ट ऑप्शन अगर देखें 12 और 20 है। तो अगर मैं 12:20 लूँ, 4 से देखो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो चलो ये तो आ रहा है। अब दोनों से 10 सब्ट्रैक्ट करो, तो 12 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे सर 2 आएगा। ठीक है, और 20 और क्या करेंगे हम, 20 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1:5 आ रहा है 1:5। यस, तो ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। बस ऑप्शन से करना है आप लोगों ने ये। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था आप लोग का। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन कर लिया। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोग को कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। देखो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी भी असमंजस में, जून में आप लोग का एग्जामिनेशन है, अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं सच में मुझे अभी थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं OTT आप ले सकते हैं। ये आपके लिए अभी भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के, हर एक इलस्ट्रेशन के, ठीक है, डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, अलॉन्ग विथ कंसेप्ट, डाउट क्लास मिलने वाली है OTT के अंदर, और काउंसलिंग सेशन भी अब उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो ज़रूर उसके अपनी तैयारी कर सकते हैं अभी भी, जैसे कि आपके पास टाइम है, मैंने कहा है। चलिए
तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है मेरे दोस्त, DRS एंड कंपनी है बोला है मेक्स अ मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट कितना कर रहा है, 11,350 का फॉर 1 ईयर। अच्छी बात है, ये पर मंथ है, तो एक साल में कितना पेमेंट हो रहा है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। पहले देखो एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आप लोग को। तो यहां पे अगर मैं दोस्त एनुअल पेमेंट की बात करूं तो बताओ कितना होगा। एनुअल पेमेंट की अगर बात करूं तो सर ये हर महीने का हो रहा है 11,350। 11,350 एक महीने का है। 12 महीने का देखो सर कितना हो जाएगा, तो 11,350 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू सर ये आ रहा है 136200। चलो ये एनुअल पेमेंट हमारा यहां पे आ गया। आगे बोला है 11% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली बोला है। तो जब मंथली बोलेंगे तो मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा आपका, यहां पे 11% बोला है तो 11/1200 आ जाएगा, क्योंकि 11% के लिए 100 और क्योंकि मंथली बोला था तो उसके लिए यहां पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 11 डिवाइड बाई 1200 इज इक्वल टू, तो सर 0.0092 अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूं, ठीक है। और हमारे पास अब इसके अलावा क्या बोला है, मतलब फॉर इतना एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली फाइंड द, ठीक है। अब एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने होते हैं। तो ईयर को भी आपने क्या करना है, 1 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो n हो जाएगा 1 × 12, ठीक है, 12 मंथली हो जाएगा। क्लियर है बस। अब आपको यहां पे देखो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय देम। तो कितना पैसा बोरो किया गया, ठीक है, कितना पैसा बोरो किया गया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना पैसा बोरो किया गया मतलब प्रिंसिपल निकालना है। जो पैसा हम बोरो करते हैं, जमा करते हैं, ब्याज में देते हैं, इनिशियल जो अमाउंट होता है ना वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो कितना पैसा बोरो किया गया वो निकालना है। तो चलिए दोस्त सिंपल है, कुछ नहीं है, करते हैं इसे। अब तो देखो कैसे हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड का था तो कंपाउंडेड के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P अभी बताया मैंने 1 + R/100 और टू दी पावर n। तो अमाउंट कितना दे रहा है वो सर यहाँ पे 136200, 136200। हमें P निकालना है। हमारा R/100 मतलब I कितना आ गया था हमारा, ये आया सर 0.0092 और यहाँ पे 12। चलो जी दोस्त करो, तो यहाँ पे इसके साथ ये ऐड कर दोगे तो 1.009 और 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3, इक्वल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार कर दिया। करने पर इसको m प्लस में रख दिया। इधर क्या है सर 136200। अब क्या करना होता है, डिवाइड MRC फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल टू। तो सर इसका आंसर आ रहा है 1222025 अप्रॉक्स, ऐसा आ रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं, तो 1222025, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, इजी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है ना। जो स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं वो वाकई में बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ पे बोला एक ट्रेन है जो कवर कर रहा है 300 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ये दे रखा है एक ट्रेन के लिए ये, और बस के लिए बोला है क्या, ये बस के लिए इतना डिस्टेंस को कवर करता है और स्पीड इतना है। विच वन ऑफ देम, इनमें से कौन बोला है, विच वन ऑफ द टुक मोर टाइम, ज्यादा टाइम लेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, एंड व्हाट वाज द टाइम टेकन, और कितना ज्यादा टाइम लेगा। तो पहले वाले के केस में अगर टाइम निकालो, तो पहले वाले के केस में ट्रेन के केस में अगर टाइम निकालते हो तो हमने देखा था क्या बच्चों, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले के केस में डिस्टेंस कितना है 300 है और आपका स्पीड कितना है 60 है, तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्त, 6 5 या 30, 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। अब बस के केस में देखो क्या लग रहा है टाइम,
बस के केस में अगर हम देखें तो मेरे पास 180 तो हो गया इसका डिस्टेंस और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको देखते हैं 180 डिवाइड बाय 45, 180 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 आवर्स आ रहा है। तो कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है? ये ले रहा है 5 घंटे और ये ले रहा है 4 घंटे। तो ट्रेन क्या ले रहा है? ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा समय ले रहा है ट्रेन? ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ले रहा है, ट्रेन ले रहा है 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, एंड व्हाट वाज द टाइम टेकन? अच्छा, इसका टाइम बोला है, कितना ज़्यादा ले रहा है वो नहीं पूछा गया है। बोला है विच वन ऑफ देम टेक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो ये ले रहा है ट्रेन 5 घंटे और बस जो है वो ले रहा है 4 घंटे। तो कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है? ट्रेन ले रहा है। एंड व्हाट वाज द टाइम टेकन, और कितना टाइम ले रहा है? तो 5 घंटे ले रहा है। तो ट्रेन होगा 5 घंटे ले रहा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन बढ़े। ये भी हम लोग यहीं कर लेते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो बोला है नेक्स्ट टर्म 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है, आपको एक सीरीज दे रखा है, तो सबसे पहले चेक करो ये एपी में है या जीपी में है। तो अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो आप 50 और 67 के बीच में 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 17 का, यहाँ पे भी 17 का, तो 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो हम कहते हैं सीरीज जो है दोस्त वो किस में है? एपी में है ना। देखो अगर आप देखो यहाँ पे 50 प्लस 17 करो तो 67 आया, 67 के साथ प्लस 17 करो तो देखो 84 आया, 84 के साथ 17 ऐड करो तो 101 आया, 101 के साथ 17 ऐड करो तो कितना आया? 118 आया। फिर 118 के साथ 17 ऐड करो तो 135 आया। तो ऐसे ही आगे के आपको 6 निकालने हैं। तो 135 के साथ प्लस कर दो अब 17 तो आ रहा है सर 152। 152 कहीं आ रहा है? बस इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो यही करेक्ट होगा। तो 152 के साथ फिर प्लस 17 करके देखो 169 आ रहा है, प्लस 17 करो फिर सर 186 आ रहा है, फिर प्लस 17 करो सर 203 आ रहा है। तो मतलब ये सीरीज आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 मेरे पास टोटल लोग हैं, 30 स्पीक्स हिंदी, 22 स्पीक्स इंग्लिश एंड 8 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। और 8 ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं। तो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? तो कितने लोग हैं जो दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो हम इसको अगर टोटल मेरे पास 50 लोग हैं तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोलते हैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। कितने हैं ये बोला है आपका 30 हैं। अच्छा, इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए 22। अच्छा, 8 ऐसे लोग हैं जो ना हिंदी बोलते हैं और ना ही आपका क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो उसको लिखते कैसे? एन, ना ही हिंदी बोलते हैं और ना ही वो इंग्लिश बोलते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट। ऐसे कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इतने ऐसे लोग हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना तो इंग्लिश बोलते हैं। अब इतने लोग पहले निकाल लो सबसे पहले कि जो कम से कम हिंदी या इंग्लिश तो बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? जो टोटल लोग हैं मेरे, ठीक है, जो मेरे टोटल लोग हैं, देख लो यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये पेज में करो दूसरे में, चलो कर ही देता हूं मैं। देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं दोस्त? तो हिंदी बोलने वाले हमारे पास 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना? 30। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले कितने थे? 22। ऐसे लोग जो ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश बोलते हैं, कितने? 8। तो सबसे पहले निकाल लो ऐसे लोग जो हिंदी या तो इंग्लिश बोलते हो। तो टोटल लोग 50 थे, 50 में से मैं इतने लोग माइनस कर दूंगा जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा? 42। तो 42 इतने लोग हो गए जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ, या दोनों ही बोलते हैं। इसी का मतलब तो यूनियन होता है। अब मुझे ये निकालना है कि इतने लोग बताओ कितने लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा बोलते हो। हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो आप लोगों को दोस्त ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n
H यूनियन E, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितने हिंदी बोल रहे हैं, जितने आपका इंग्लिश बोल रहे हैं, और माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन और इंग्लिश, यही होता है। अब सब कुछ आपको गिवन है, बस आप करो सॉल्व। तो ये कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं आपका 42। अच्छा ये कितने हैं? ये है 30। अच्छा ये कितना है इंग्लिश का? 22। चलो ये माइनस, चलो दोस्त निकाल लो। तो 30 और 50 और ये 52, और 52 इधर जाएगा तो माइनस 52 और प्लस 42 माइनस 10 होगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। तो 10 ऐसे लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हो। ठीक है, तो मैंने बोला 10 ऐसे लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। चलो अगला क्वेश्चन आपका लॉग का है, तो कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में यहां लिख दे रहा हूं, लॉग आपका t बोला है और प्लस लॉग यहां पे t माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो ये लॉग है, ये लॉग है, ये आपका नंबर में दे रखा है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? अगर अगले स्टेप में आते हो, लॉग t प्लस लॉग t माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग 10 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू ही क्या होती है? लॉग 10 की वैल्यू आप लोग की 1 होती है। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग a प्लस लॉग b, याद आ रहा है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्त, लॉग a प्लस अगर लॉग b है तो इसको हम लॉग ए बी लिख सकते हैं। तो वही चीज यहां पे भी है, देखो ये लॉग a प्लस लॉग b है, तो लॉग a इंटू बी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉग, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं लॉग t हो गया एक, और एक t माइनस 3, ये a और ये b, और इधर मेरा क्या था? लॉग 10 था। दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल, इधर हो जाएगा हमारा देखो t का स्क्वायर और माइनस 3t इक्वल टू 10। बस अब आपको t का वैल्यू निकालने बोला है, तो ऑप्शन में चेक करो और वो वैल्यू पुट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप -1 बिठाते हो, देखो इधर अगर यहाँ -1 बिठाते हो तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जबकि आपको 10 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा -3 बिठाओ, अगर मैं -3 बिठाऊँ, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ पे -3 मतलब -3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो ये तो 18 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद -2 बिठा के देखो, -2 को बिठाओगे तो यहाँ पे 4, ठीक है, और +6, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर -2 बिठाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 4 और 6 क्या होगा? 10 होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब जो आप लोग का -2 है, ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे करेक्ट है। तो ये हमारा क्या था? 10वां क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आते हैं दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद सो दैट वॉवेल्स विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो जब भी मैंने कहा प्लेसेस की बात बोली होंगे, तो सबसे पहले प्लेसेस को आप ड्रॉ कर लो। तो जैसे इलाहाबाद में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मैं 9 जगह बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और जो वावेल्स हैं वो इवन प्लेसेस में होंगे, तो वावेल्स यहाँ पे देखो क्या है, ये ए हो गया, 2 3 4 ए है, ऐसे मान के चलो। इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं? ये आपका इवन प्लेस है, ठीक है, ये एक आपका इवन प्लेस है, ये आपका इवन प्लेस है, और ये आपका इवन प्लेस है। ठीक है, तो 4 वावेल्स और 4 आपके इवन प्लेसेस हैं, तो क्या हो गया? 4p4। ठीक है, क्या हो गया? 4p4। क्लियर है? चलिए, तो 4p4 हो गया। 4p4 का मतलब आपका 4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, बाकी बचे कितनी जगह? 1 2 3 4 5 जगह बची हैं, और आपके पास 5 ही लेटर हैं, तो 5p5 मतलब 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये क्या आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और एल भी देखो यहाँ पे 2 बार है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल ये कर रखा था हमने। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, 5 फैक्टोरियल को आप 5 मल्टीप्लाई बाई
4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल करोगे, ये कैंसल, तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो इसका सीधा सीधा आंसर दोस्त कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। बोला है सर लॉग, देखो इधर ही देख लो, लॉग यहाँ पे 8y प्लस 3 है और टू द बेस बोला है 10 इज इक्वल टू 3। अब हमने पढ़ा था कि जब भी सिंगल लॉग होगा, ठीक है, इसको इंडाइसेस फॉर्म में ले आओ, तो ये जो बेस है इसकी पावर हो जाएगी ये 3 और ये जो है 8y प्लस 3 ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब आप देखो 10 की पावर 3 है तो ये 1000 हो गया और ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1000 माइनस 3 करेंगे तो 997 आ जाएगा और इधर सिर्फ 8y बचेगा, बट मुझे सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना है। तो जब y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर से डिवाइड में आ जाएगा। तो सर ये 997 डिवाइड बाई 8 जो कि आपका ऑप्शन भी है, ये आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप लोग देखो आराम से इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है सेट बी में आपको ये दे रखा है लेटर्स, बोला है सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सेट बी जो है, जो आपका सेट बी है, ठीक है, वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का, ये सबसेट का साइन है, ठीक है। हमें फाइंड बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या, बी के जितने भी, बी के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो सारा क्या करना है, ए में चेक करो, वो हट के जो बाकी के बचेंगे ए के अंदर वो होगा आपका बी का कंप्लीमेंट। तो क्या क्या बच रहा है अब इसके अंदर देखो, तो ये हटा दो बी जी आर ई, इधर से हटा दो बी, बी ये रहा, बी हटा दो, फिर हटाने जी, जी हटा दो, फिर आर, आर भी हटाएंगे, फिर ई हटा दो, फिर ओ भी हटा दिया और के। तो इसके अलावा बचा क्या यहाँ पे, तो एक तो ये क्यू बचा हुआ है, उसके बाद टी है, उसके बाद वाई है, उसके बाद यू है, उसके बाद आई है और आई के बाद आपका पी है, यही है। तो देखो अगर ऑप्शन आप ये देखें बी कंप्लीमेंट क्यू टी वाई यू आई पी, यही आ रहा है हमारा। तो ऑप्शन ए जो है मेरे दोस्त वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन की बात बोल दी है हमें, कैन बी मेड बाय सिलेक्टिंग 5 बाइक्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 11 बाइक्स। तो 11 टोटल बाइक्स हैं, ठीक है, और सिलेक्ट और उसको अरेंज भी करना है क्योंकि परमुटेशन की बात बोली गई है, कितने बाइक्स को, 5 बाइक को, तो 11p5 हो जाएगा सिंपल, ठीक है, यही है। चलो तो अब इसको अगर करते हो तो क्या हो जाएगा आप बताओ, यहाँ पे 11 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ले जाओगे आप 11 मल्टीप्लाई बाई 10 9 8 7 और 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल। अब इसको सीधा सीधा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, इसका आ रहा है 55440। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो देखो यहीं पे सारा आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फाइंड द बेस, हमें बेस निकालने बोला है। व्हेन 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 729। तो अगर बोला लॉग निकालते हैं हम किसका, 729 का, तो ये आंसर बोला है 3 आता है और ये हमें बेस निकालना है। तो बेस को मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग को पता है ये बेस है दोस्त, ये समझ लेना, थोड़ा यहाँ ना लिख नहीं रहा है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा आप लोग को, चलो तो ये बेस है और सिंगल लॉग है। तो मैंने क्या समझाया था, y की पावर 3 हो जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा 729। अब देखो 729 को ना अगर आप करने जाओ तो 3 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, अगर 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 6 बार करते हो तो 729 आता है। तो क्या मैं इसको y की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो मेरे दोस्त कि यहाँ पे ये है,
और ये 3 की पावर 6 है, ये अगर इधर आएगा तो ये रूट में बन जाएगा, आपको पता है ये इधर आएगा तो क्या होगा, रूट में बन जाएगा, 6th रूट हो जाएगा। तो 6th रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, तो इधर देखो 1/2 रह गया। 1/2 का मतलब ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ y, क्योंकि नीचे 2 है ना, जैसे 6 था तो 6th रूट था, नीचे अब 2 है तो ये स्क्वायर रूट हो गया 3। और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है दैट विल बी योर 9। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, देखो बड़े सिंपल तरीके से करा रहा हूँ और आई होप आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। हर बार देखो मैं आप लोग के लिए जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले आपको इसी चैनल में देखने को मिलता है। तो जो नए बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, है कि नहीं। मैराथन उराथन सब आपको इसी चैनल में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, आप देख लो एक बार। तो मैंने कहा इससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बोला सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं। तो ऊपर क्या है सर हमारा 3, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे 1 और फिर होल टू द पावर 2 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर a की पावर 2 हो जाएगी और b की पावर 1 मतलब b लिख सकते हो सिंपली। इसको बोला डिवाइड कर दो किससे, 6 b की पावर 2 और a की पावर 3 होल टू द पावर 1 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3, तो a की पावर 3 हो जाएगी। अच्छा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से a 2 बार कैंसिल, a 2 बार कैंसिल, b एक बार कैंसिल, b एक बार कैंसिल, तो यहाँ पे रहा क्या सर 1/2, तो ये हो गया और नीचे एक a बचा है और एक b बचा है, तो 1/2 ab, तो 1/2 ab, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली नीचे नहीं है, ये ऊपर है, ठीक है। ये प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक है थोड़ा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्त। तो यहाँ पे हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, बहुत इजी है ये भी। 18 पॉइंट्स है एक प्लेन में, नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट, ठीक है। सिर्फ 5 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में है बोला है, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में जो कि कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द इमेज, तो बोला कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। 18 पॉइंट्स है प्लेन में, आप ऐसे समझो 18 आपके पास पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर, ठीक है दोस्त। अब आपको पता है एक लाइन को बनाने के लिए, ज्योमेट्री के केस में मैंने क्या कहा था कि ज्योमेट्री के केस में आप लोगों ने क्या करना है, कॉम्बिनेशन बिठाना है। और हमें एक लाइन को बनाने के लिए 18 तो पॉइंट्स गिवन है, बट एक लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। एक लाइन को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बोला 5 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। अब आप इस चीज़ को समझो, अगर मैं इसके साथ ये मिलाता हूँ, इसके साथ ये मिलाता हूँ, इसके साथ ये पॉइंट मिलाता हूँ, ये पॉइंट मिलाता हूँ, भैया 5 पॉइंट्स हैं, बट लाइन तो हमको क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी ना, 5 लाइनें थोड़ी मिल रही हैं, ठीक है। 5 पॉइंट अगर कॉलिनियर है, लाइन मुझे क्या मिल रही है, इसको मिला रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, लाइन तो मुझे एक ही मिल रही है। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 5 पॉइंट से, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए इसमें से, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया, समझ में आया। और प्लस कर देंगे इसके साथ 1, क्योंकि अगर हम जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं कॉलिनियर हो, लाइन तो हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। तो 18C2 देखो कितना होता है, तो 18C2 अगर आप करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है दोस्त। क्योंकि 18 - 2 करेंगे 16 फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल और ऊपर 16 फैक्टोरियल ये आपस में काट गया और सिर्फ यहाँ पे रहेगा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो 17 × 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 × 9 153, ये तो हमारा आ गया 153, 153 माइनस, कैसे आया समझ में आया, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है NCR क्या होता है, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। तो जो n - r था 18 - 2 16 का फैक्टोरियल नीचे
और ऊपर 18 फैक्टोरियल होगा तो उसको 16 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा तो 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोस्त। तो ऊपर 18 इंटू 17 बचेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा, बस उसको कैंसिल करके ये आ गया। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें आपका 5 का फैक्टोरियल, सॉरी 5 इंटू 4 कर दो बस, क्योंकि 5 माइनस 2 करोगे 3 का फैक्टोरियल आएगा और ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल और सिर्फ ये रह जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे तो 10 आ गया और प्लस 1 का 1, तो यहाँ पे 144 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 153 माइनस 10 कर दो तो 143 हो जाएगा और प्लस 1 144 हो गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था आपका ये। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। बोला है ए के अंदर ये सारे आपके डिजिट्स दे रखे हैं, बी के अंदर ये है, सी के अंदर ये है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ना कहीं गड़बड़ है, ये आई थिंक आपका यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने हर बार देखा, जितनी बार भी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड किया, इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करता है। ठीक है, तो ये चेंज कर लीजिएगा आप, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन की जगह बच्चे ये यूनियन होगा। अब सबसे पहले अपना बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो अगर यहाँ से दोस्त बी इंटरसेक्शन सी निकालते हो, बताओ क्या होगा। ये आपका बी के अंदर है 5 7 9 15 और सी के अंदर है 19 21 17 15। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 15 कॉमन है बस, और कुछ भी नहीं है, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो आया, अब इसके साथ यूनियन बोला है। ठीक है, इसके साथ अब हमें क्या बोला है, यूनियन। ए यूनियन करना है किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ए हमारे पास ही है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ही है। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में और ए सेट में जो कॉमन आ रहा है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो चीज़ बचेगा इन दोनों में वो भी लेना होता है, वही यूनियन होता है। तो देखो सबसे पहले इनमें कॉमन है क्या, कुछ बी इंटरसेक्शन सी में 15 है और ए में देखो क्या 15 है क्या, नहीं है सर, कुछ भी देखो कॉमन नहीं है इसका मतलब, और तो इसका मतलब सारी ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। तो मुझे 8 भी लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 11 है ये भी लेना पड़ेगा, 14 भी लेना पड़ेगा, 17 भी लेना पड़ेगा और यहाँ 15 जो है वो भी मुझे लेना पड़ेगा। तो सर 8 11 14 15 17, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है। देखो 8 11 14 15 और 17। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आपके आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब आपका कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपका प्राइस दे रखा है और आपको बोला है कंडीशन निकालनी है ऑफ गेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो रेवेन्यू फंक्शन के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, कॉस्ट फंक्शन आपका ये दे रखा है 9x प्लस 350 और रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 और x हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस हो गया और x हमारा क्वांटिटी है। बस इसको अगर आप सॉल्व करो तो देखो आपका कितना आएगा, तो इधर देखो 14x माइनस 9x ये हो जाएगा आपका 5x और माइनस 350 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्लियर है, मतलब मैं 9x को और इसको इधर लेके गया सबको, तो 14x से 9x चला गया 5x हो गया और जो मेरे ये प्लस 350 था ये इधर जाके माइनस 350 हो जाएगा, तो माइनस 350 और इक्वल टू में 0 होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंडीशन होती है, जो कॉस्ट फंक्शन है वो रेवेन्यू फंक्शन के बराबर होगा। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन था, रेवेन्यू फंक्शन मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, प्राइस हमारा गिवन था, क्वांटिटी हमारा एक्स। ठीक है दोस्त, चलो तो हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, ये अभी क्वेश्चन नंबर दोस्त 19 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा फंक्शन दे रखा है और हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए इसको समझने के लिए आप लोग को। तो क्वेश्चन को मैं उतार रहा हूँ बच्चों आप लोग के लिए। तो फंक्शन दे रखा है हमें -x³ अपॉन 3।
तो बोला है फंक्शन है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर, बोला है प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 15x, और माइनस क्या है आपका 15x है। चलो सबसे पहले क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसका आपने क्या करना है सिंगल डेरिवेटिव करना है। तो f डैश x निकाल रहा हूँ, तो सिंगल डेरिवेटिव करोगे माइनस का माइनस x की पावर n आपने पढ़ा था, तो n पहले आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, नीचे का 3 ऐसे ही। इसका भी वैसे करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और माइनस 15 का 15 और x का क्या होता है 1 होता है डेरिवेटिव, ठीक है, तो 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 3 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर है सबको। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया ये फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है f डैश x ये स्टेप करना है इक्वल टू 0 लो। तो अब f डैश x क्या है आपका सर माइनस x का स्क्वायर आया प्लस 8x और माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ना ये माइनस में मत रखो, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस 8x और इधर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो आप, तो 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 होता है, और 3 प्लस 5 करोगे तो 8 आएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। तो आ जाओ, तो मैं कर रहा हूँ अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, इन दोनों से कॉमन लो, x कॉमन आएगा, इधर x माइनस 3 हो गया, इन दोनों से कॉमन लो, 5 कॉमन आया, इधर x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 फिर कॉमन ले लो और एक आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको लिए हो सकता है दिक्कत हो, बट जिनके पास मैथ्स था 11th 12th में उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट तो बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फिर डेरिवेटिव जो आया फर्स्ट डेरिवेटिव वो इक्वल टू 0 लेना है जिससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी 3 और एक x की वैल्यू आएगी 5। अब इसमें दो केसेस बना लो, एक ले लो एट x इक्वल टू 3 और एक ले लो दोस्त एट x इक्वल टू 5। अब जो सिंगल डेरिवेटिव था, अब यहाँ पे आपने क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है उसका। अब क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करोगे देखो क्या आ जाएगा आपका, सिंगल डेरिवेटिव क्या था, हाँ सिंगल डेरिवेटिव ये आया, तो डबल डेरिवेटिव अगर इसका करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा सर माइनस 2x आ जाएगा, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, फिर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो ये माइनस 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे x रहेगा, तो माइनस 2x और प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये माइनस 2x प्लस 8, तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 8 हो गया। इधर भी डबल डेरिवेटिव जो आया था हमारा क्या हो गया माइनस 2x प्लस 8 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, x के जगह पे क्या बिठा दो 3, तो x के जगह पे अगर 3 बिठाता हूँ तो 3 2 जा 6 माइनस 6 हो गया और प्लस 8 हो गया विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर बच्चों देखें f डबल डैश जो x आया हमारा वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्या होता है मिनिमम होता है। ठीक है, तो मिनिमम हो रहा है एट कब, जब x हमने क्या लिया 2 लिया, 2 लिया था, क्या लिया था x इक्वल टू 3, सॉरी जब x को मैंने क्या लिया 3 लिया। अच्छा अब इधर देखो, इधर 5 बिठाओ, तो इधर 5 बिठाओगे तो 5 2 जा 10 है ना, माइनस 10 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा माइनस 2, और माइनस 2 लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 हो रहा है ये, तो ये कहलाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम कब हो रहा है एट जब x इक्वल टू हमने क्या लिया 5, तो मैक्सिमम होगा जब x का 5 है और मिनिमम होगा जब x का 3 है, तो मैक्सिमा x5 मिनिमा x3, तो ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का यहाँ पे करेक्ट है।
ठीक है, क्लियर है दोस्त। तो होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैथ्स का पार्ट हमारा यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। अब लगता है कि स्टैट्स का ही पोर्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो स्टैट है उसका वेटेज है 60%। मैथ्स की अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो मैथ्स का वेटेज है आपका क्या 40%। अगला क्वेश्चन बोला दोस्त, डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन इज। तो डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, मतलब उसको इस तरीके से, मतलब दो ग्रुप को इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है जहाँ पे एक प्रेजेंट होता है और एक प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मान लो कस्टमर्स हैं, है ना, अब कस्टमर्स को अगर मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूं तो एक वो उस टाइप के कस्टमर्स होंगे जो उस चीज़ को खरीदना चाह रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो जो दूसरा टाइप का ग्रुप होगा या दूसरे टाइप के जो कस्टमर्स होंगे वो उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, जब डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे मैंने दो टाइप्स के कस्टमर में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट। समझ में आया? तो एक खरीदना चाह रहे हैं, दूसरा नहीं खरीदना चाह रहे हैं उसे। तो ये ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट है दोस्त। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जहां पे एक फाइनाइट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को आप 2.5, 3.5, 6.5 गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, बट बाकी चीज़ों को गिन सकते हो। टेम्परेचर सेल्सियस में 32.5 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो भी डेसिमल में आ सकता है। हाइट ऑफ ए पर्सन वो भी डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं आ सकता। क्लियर है दोस्त? अच्छा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब कोई क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के बेसिस पे होता है, समय के बेसिस पर। बट यहां पे बोला हमें कौन सा ऑप्शन है जो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के तहत नहीं आता है। तो बोला है डेटा ऑन एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ तो ऑलरेडी एनुअल बोला है, समय की बात की जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स बाय डिकेड की बात बोली गई है, तो ये भी समय की बात बोली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ओवर डिफरेंट ईयर्स, यहाँ पे भी टाइम की बात बोली गई है। बट अगर सी ऑप्शन को देखो, सेल्स डेटा कैटेगराइज बाय प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे सेल्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं किससे? प्रोडक्ट के टाइप से। यहाँ पे हम समय की बात नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन जो सी है वो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। बोला एक्स बार जो है 20 टर्म्स वाज फाउंड टू बी इतना, मतलब 20 हमारे पास टर्म्स हैं या नंबर्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 35 है। बोला है लेकिन बाद में पता चलता है इट वाज डिटेक्टेड दैट टू टर्म्स, दो टर्म्स हैं 42 और 34 वो आर मिस रीड एस, उनको गलती से 46 और 39 मान लिया गया। ठीक है, आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो देखो इसको भी मैं आप लोग को कराई दूं। तो हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर? सब्मिशन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे अगर हम देखें सब्मिशन एक्स मुझे दे रखा है कितना 35, तो सर यहाँ पे मैं ये 35 ले रहा हूँ, ये टोटल कितने मुझे नहीं पता, और एन 20 हमको दे रखा था। तो अगर सब्मिशन एक्स करें तो 35 टू जर 70 और 0 का 0 ये आ रहा है सर। तो ये हमारा टोटल आ गया, ये क्या आ गया? सारा टोटल आ गया। अब इस टोटल में दो टर्म्स क्या हैं? गलत है। दो टर्म्स कौन सा गलत है? ये इट वाज डिटेक्ट टू टर्म 34, अच्छा ये गलत है। तो जो दो टर्म्स गलत है उसको माइनस करना पड़ेगा, और ये जो सही टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पे ये ले लिया गया तो इसका मतलब ये गलत है। तो -46 और -39, तो ये टोटल टर्म से दो गलत टर्म को माइनस कर दिया। एक था 46 और एक 39, तो ये 46 39 को माइनस कर दिया। और करेक्ट क्या होना चाहिए था इसके जगह पर? 42 और 34 होना चाहिए था, और जो करेक्ट है 42 और 34 वो हमने प्लस कर दिया, वो एंटर कर दिया जो सही था, जो गलत था उसको हटा दिया। तो देखो कितना आ रहा है टोटल। तो आप करोगे 700 -46 -39 प्लस 42 प्लस 34 इज इक्वल टू, तो सर ये 691 आ रहा है। कितना आ रहा है? 691 आ रहा है आपका। ठीक है, और आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो ये करेक्ट सब्मिशन एक्स है,
और मीन निकालने के लिए आपको पता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है। तो समेशन एक्स करेक्ट आ गया 691 और एन टोटल टर्म्स था हमारे पास 20 था। तो 691 डिवाइड बाय अगर 20 करता हूं दोस्त तो 34.55 आ रहा है। तो करेक्ट मीन जो आएगा हमारा 34.55, जो कि यहां पे ऑप्शन आपका ए है। बस क्या है देखो, कुछ नहीं है, पानी है बिल्कुल, है ना। बोला है द मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं जिनका मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन 20 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा। तो बोला है वो दो नंबर्स कौन से हैं, व्हाट आर द टू नंबर्स। देखो सिंपल है, तो ऑप्शन से करो। जब भी नंबर्स पूछे और ऑप्शन में नंबर्स दिए हो तो भैया नंबर से करो ना, इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका देखें हम 20 और 12 तो 32 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 आ रहा है, जबकि हमारा क्या चाहिए था 20, ये तो नहीं होगा। अच्छा इसका 20 10 30 40, ये 40 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 20 आएगा। हाँ, तो हम ऑप्शन बी को लेकर चल रहे हैं। देखो इसका अर्थमेटिक मीन करो दोनों नंबर का, क्योंकि अर्थमेटिक दो नंबर का बोला 20 होना चाहिए। तो अगर मैं ये दो नंबर पकड़ता हूँ, एक 25 और दूसरा 15, तो इनका अर्थमेटिक मीन देखो क्या होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब दो नंबर का है, तो दो को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो ऊपर 40 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 तो 20, देखो 20 चाहिए था। अच्छा इनका आप बोला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो जब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो सब में तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, पहला 25 है, एक्स माइनस एक्स बार कितना आया 20 आया ना मीन, वही तो एक्स बार है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस क्योंकि सबमेशन होता है ना फॉर्मूले में क्या होता है देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सबमेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो पहले हमने देखो हमारे पास दो टर्म था ना, तो ये तो मैंने एक टर्म के लिए लिख दिया था, जो एक टर्म था उसके लिए मैंने ये लिख दिया। बट क्योंकि वहाँ पे सबमेशन का साइन है तो हमारे यहाँ पे दो टर्म्स है, तो दो टर्म के लिए करना पड़ेगा। तो दूसरा टर्म 15 था, तो दूसरा टर्म 15 माइनस मीन क्या था उसके लिए 20 था, इसके लिए भी दोनों के लिए सेम होगा, इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाय कर दो एन। एन कितने, दो ही नंबर है, तो इधर देखो क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 25 माइनस 20 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर वो भी 25 होगा, पॉजिटिव में होगा, है ना। तो 25 प्लस 25 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, देखो 5 आना चाहिए, देखो 5 आ रहा है ना। तो इससे अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा अर्थमेटिक मीन दो नंबर का 20 आ रहा है, मतलब इन दोनों नंबरों का, और इन दोनों नंबरों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो 5 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है दोस्त, ये आप लोग का क्या है, करेक्ट है। 26 में क्या बोला है कि इन अ मॉडरेटली स्क्विड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है 30 है, मीडियन आपका 20 है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला है वो आपका 70% है। आपको फाइंड आउट करना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो एक बार लिख लेते हैं, मीन है 30 और मीडियन है 20। तो मीन हमारे पास गिवन है सर 30 और मीडियन दे रखा है 20, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है 70% है। आपको बोला है कार्ल पियर्सन क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे मीन माइनस मीडियन और डिवाइड कर देना इसको दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब देखो हमें ये मीन भी पता है, मीडियन भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है COV, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन आपका मीन हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 किसके लिए आता है, ये जो परसेंटेज है उसके लिए होता है बस। ठीक है, तो COV आपका 70% है, तो ये आप सीधा सीधा 0.7 लिख लो, ये आपको निकालना है। मीन आपका 30 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 21 जो है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये परसेंटेज के लिए, क्योंकि 100 नीचे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0.7 हो जाएगा। अब सब कुछ आपको पता है, तो 3 का 3 लिखो, ये आपका है 30, ये आपका है 20, ये आपका दोस्त तो 21 आ गया। तो सीधा सीधा इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो
तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30 हो जाएगा, और इसको डिवाइड बाई 21 करोगे तो 1.428 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 1.428 मतलब 1.43 अप्रॉक्स आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या है। और अब ये सारा हम लोग जो है अब स्टैट्स वाला पार्ट कर रहे हैं सारे, जो अभी करा हमने, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोला है सर द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन ए सर्टेन कंपनी वाज 600। मतलब ये सारे एम्प्लॉय का मतलब मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, ये कंबाइंड मीन है आपका, ठीक है। द मीन डेली सैलरीज पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, जो मीन सैलरी है मेल का वो 620 है और फीमेल एम्प्लॉयज का जो है वो 520 है। हमें फाइंड फीमेल एम्प्लॉयज रेशियो टू कंपनी इज, अच्छा मेल टू फीमेल रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है? मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो निकालना है, कंपनी में कितना है। तो चलो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। देखो आपका फॉर्मूला पता है सर, एक्स बार 1 2 इक्वल टू क्या होता है, N1, ये नंबर ऑफ मैं मेल ले रहा हूं, N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 करते हैं, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर है? बस अब कर लो आप लोग। तो यहाँ पे आपका एक्स बार 1 2 ये दे रखा है, कंबाइंड मीन सैलरी 600 है, तो यहाँ पे कंबाइंड मीन सैलरी आपका 600 है। अच्छा नंबर ऑफ मेल आपको नहीं पता, ठीक है, मेल कितने नहीं है, बट उनकी मीन सैलरी आपको पता है कितनी है, 620 है। तो 620 N1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 620 N1 प्लस, हमें फीमेल की संख्या भी नहीं पता, बट फीमेल की जो आपकी सैलरी है वो कितनी है, मीन सैलरी 520 है, तो यहाँ पे 520 N2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 520 N2 और यहाँ पे N1 प्लस N2, तो हमें उन्हीं का रेशियो निकालना है ना, कितने मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो सीधा सीधा वैसे हो जाना चाहिए ये, 600 N1 प्लस 600 N2 इज इक्वल टू 620 N1 प्लस 520 N2, मतलब ये नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, ये एज इट इज रखा। अब यहाँ पे देखो 620 N1 है, ये 600 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 620 माइनस 600 ये कितना हो जाएगा, 20 N1 हो जाएगा। इधर बात करें 600 N2 है, ये भी N2 है, और इधर माइनस आ जाएगा 520 N2, तो 600 माइनस 520 कितना हो जाएगा, 80 N2 आ जाएगा। अब रेशियो निकालना है N1 अपॉन N2, N1 के नीचे N2 को ले आए, ठीक है। हमारा ये एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो अब इसको अगर हम करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो कितना आ रहा है सर, 4:1 आ रहा है, N1:N2। क्लियर है? तो ये हमने इसका रेशियो निकाल लिया, मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉयज, कितना आएगा, 4:1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें एक नज़र, तो 4:1 ये हमारा ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक है, आसान है। चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पे बोला है विच इज द वैल्यू ऑफ MD, मीन डेविएशन की कौन सी वैल्यू होगी व्हेन Q3 इतना है और Q1 इतना है। तो आपने एक रिलेशनशिप किया था, याद होगा आप लोग को, है ना, 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ MD और क्वार्टाइल डेविएशन की बात की गई है, तो हमें ये लेने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो ये हटा दे रहे हैं, तो इनका रिलेशनशिप है। अब देखो यहाँ पे आपको MD फाइंड आउट करने बोला है दोस्त, तो यहाँ पे देखो 5 का मैं 5 रख रहा हूँ, ठीक है, MD का MD रखा, अच्छा 6 का 6 रखा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 आपको गिवन है 40 माइनस Q1 15 है और डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सर 40 माइनस कर दो 15 और 40 माइनस 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये 75 आ रहा है इधर। तो MD कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये 75 आ रहा है, ये 5 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर है दोस्त? ठीक है, थोड़ा राइटिंग में एडजस्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं अब। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल है। देखो, द मीन ऑफ वेजेस इन फैक्ट्री ए ऑफ 100 वर्कर्स, तो टोटल वर्कर्स कितने 100 है, तो 100 वर्कर्स का जो बोला है मीन ऑफ वेजेस इन फैक्ट्री ए ऑफ 100 वर्कर्स इज इतना। ठीक है, तो जो मीन वेज है ना, वो कितना है 720 है। कितने वर्कर्स की 100 वर्कर्स। अब इस 100 वर्कर्स में मेल भी है फीमेल भी है मान लो, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। उसके बाद मीन वेजेस ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स, जो मीन वेजेस है 30 फीमेल वर्कर्स की फैक्ट्री में वो 650 है पर वीक। हमें निकालना है एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स का निकालना है इन द फैक्ट्री। अगर फीमेल वर्कर्स 30 है तो मेल वर्कर्स कितने हो गए, तो टोटल वर्कर 100 थे, 100 में से 30 माइनस कर दूंगा दोस्त, तो 70 जो आएगा 70, दैट विल बी योर मेल वर्कर्स, है ना। और ये 100 वर्कर्स का मीन सैलरी है, दैट मीन्स ये आपका कंबाइंड मीन है। तो अभी अभी हमने किया था, ये हमने कंबाइंड मीन लिख दिया। अच्छा, मीन वेजेस कितने का 30 फीमेल वर्कर्स का कितना दे रखा है 650, तो फॉर्मूला क्या होता है N1 X बार 1, ये किया था हमने। तो कितने फीमेल वर्कर्स यहाँ पे 30 है और उनकी मीन सैलरी जो है वो 650 है प्लस। अच्छा, अब मेल वर्कर्स का निकालना है मीन सैलरी, तो मेल वर्कर्स कितने बचे 70 और उनका मीन सैलरी जो है मैं X बार 2 ले रहा हूँ। और नीचे क्या आएगा टोटल जो वर्कर्स थे N1 प्लस N2 कितने 100 वर्कर्स। बस कहानी खत्म। बस इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सर ये आ जाएगा 720 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर ये 650 सर मल्टीप्लाई बाय 30 करते हो तो ये आएगा आपका 19,000 और 500 19,500 और यहाँ पे 70 X बार 2 रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 72,000 माइनस कर दो 19,500, ठीक है, और ये 70 फिर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 70 कर दो तो 750 जो है आपका क्या आ जाएगा मीन सैलरी आ जाएगा किसका मेल वर्कर्स का। होप आपको सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब तो देखो कंसेप्ट करा रखा है मैंने, सब कुछ करा रखा है, तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है। आगे और एक क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर क्या बोला है दोस्त, यहां पे बोला है मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स इज 42। कुछ आइटम्स है या कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन बोला है 42 है। इफ वन मोर आइटम इज 64 इज एडेड टू द डेटा, अगर डेटा के साथ जो टोटल डेटा आएगा जो आप सबमिशन एक्स लेते हो ना, अगर उसके साथ बोला है एक आइटम ऐड कर रहे हैं 64, तो हमारा नया मीन हो जाएगा 44। तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल डेटा इज, तो ओरिजिनल डेटा में कितने आइटम थे n, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ नहीं है, मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है सर क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सबमिशन x और डिवाइड बाय n होता है। ठीक है, हमें मीन दे रखा है 42 दे रखा है सर, ये 42 है, ये हमें नहीं पता, और ये n। तो अगर मैं यहाँ से सबमिशन x निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय n, यही हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल सबमिशन आ गया है ना, क्या आ गया हमारा सबमिशन x आ गया, जो कि टोटल आ गया जो ऑब्जर्वेशन 42n। अब इसके साथ एक आइटम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सबमिशन x आया बोला है कितना आया 42n, इसके साथ एक आइटम ऐड कर दो 64। ठीक है, तो अब नया मीन जो बनेगा वो 44 हो जाएगा। तो नया मीन 44 होगा, मतलब ये आपका 44 हो गया। सर ये कब हुआ, जब ये सबमिशन एक्स फॉर्मूले में होता है। तो सबमिशन एक्स अब नया क्या आ गया हमारा 42n प्लस 64, क्योंकि इसके साथ हमने एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया, और डिवाइड बाय n होता है। तो जब यहाँ एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी एक ऐड होगा टोटल में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ भी एक ऐड होगा। बस इसको आप सॉल्व करें आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, करो बच्चों फटाफट, डू फास्ट। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से होना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये आ जाएगा 44n और प्लस 44 इज इक्वल टू इधर 42n और प्लस 64। तो ये 44n इधर माइनस हो जाएगा 42n, तो इट विल बी 2n, इधर 64 माइनस 44, तो 64 माइनस 44 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो दोस्त जो n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 10, विच इज ऑप्शन सी।
कुछ था? मतलब आराम से आप लोग 1 घंटे के अंदर ना पेपर वाकई सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बोला है बाई वेरिएट एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन, 2 रिग्रेशन इक्वेशन दे रखा है सर। एक है आपके पास 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 बोला है, और दूसरा बोला है सर 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0। आपको x बार और y बार फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये x बार और y बार ही दे रखा है। बस जहाँ जहाँ x है, ठीक है, अगर ऑप्शन ए को लेकर चलते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 13 बिठाना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 17 बिठाना है। तो कौन सा ऑप्शन बिठाने पर आपका आंसर 0 दे रहा है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बस कैलसी से सॉल्व करो। तो अगर ये लेते हो पहले वाला, तो 8 इंटू एक्स के जगह पे 13 बिठाओगे, मैंने कहा था। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 13 हो गया, ठीक है। उसके साथ माइनस कर दोगे 10 मल्टीप्लाई बाई 17 मतलब 170, तो माइनस 170 हो गया, और प्लस 66 कर दो इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल 0 आ रहा है। इधर भी करके देखो दूसरे इक्वेशन में 14 इंटू 30, तो 14 इंटू 13 जो हो रहा है आपका 520 हो रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 520 माइनस 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 306 और ये 214 है। तो बस इसको सॉल्व करो, 520 माइनस 306 और माइनस 214 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, और होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपने आप से भी प्रैक्टिस करना है दोस्त आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, सबमिशन डी एक्स दे रखा है इक्वल टू 0, सबमिशन डी वाई 4, सबमिशन डी एक्स स्क्वायर 1344, सबमिशन डी वाई स्क्वायर 215 और सबमिशन डी एक्स इंटू डी वाई आपको ये दे रखा है। बोला एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो वैल्यू 0 के नज़दीक आती है वो एप्रोप्रिएट आपका क्या होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट देखो हम लोग क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं। एक होता है सर बी एक्स ऑन वाई, और दूसरा निकालते हो आप बी वाई ऑन एक्स। तो जब ये निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने कहा था क्या होता है, एन सब्मेशन डी एक्स डी वाई माइनस सब्मेशन डी एक्स सब्मेशन डी वाई। अब वाई बाद में है तो यहाँ पे आ जाएगा एन सब्मेशन डी वाई माइनस सब्मेशन डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यही होगा। इसके केस में क्या होगा, ऊपर तो सेम वही रहेगा, एन सब्मेशन डी एक्स डी वाई माइनस सब्मेशन डी एक्स सब्मेशन डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एन सब्मेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस सब्मेशन, क्योंकि एक्स बाद में, सब्मेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। बस अब पुट करो जो वैल्यू आपको गिवन है। तो इस केस में अगर आप बिठाते हो, एन का मतलब कितना दे रखा है सर, एन आपका दे रखा है 12, तो एन के जगह पे आप बिठा दो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय सब्मेशन डी एक्स डी वाई, देखो कितना है, ये दे रखा है सब्मेशन डी एक्स डी वाई माइनस 4360, तो ये दे रखा है माइनस 4360, ठीक है। सब्मेशन डी एक्स देखो, सब्मेशन डी एक्स 0 है और सब्मेशन डी वाई 4 है, तो 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं। नीचे आ जाओ, फिर ये 12 हो गया। सब्मेशन डी वाई देखो कितना है, तो अगर सब्मेशन डी वाई देखो, सब्मेशन डी वाई 4 है, तो सब्मेशन डी वाई 4 है, ये 4 कर दिया बस, और यहाँ पे सब्मेशन डी वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस एन सब्मेशन डी वाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, डी वाई का स्क्वायर होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखा था मैं भूल गया यहाँ पे। तो एन था 12, सब्मेशन डी वाई का स्क्वायर था कितना, सब्मेशन डी वाई का स्क्वायर 215 215, और ये सब्मेशन डी वाई का होल स्क्वायर ये था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो बस इसको अगर आप सॉल्व करो, फटाफट करो, कितना आ रहा है, तो सर ये आप करोगे 12 मल्टीप्लाई बाई 4360 इज इक्वल टू, तो ऊपर आ रहा है माइनस 52320, और डिवाइड बाई आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 215 और फिर माइनस 16 कर दो इज इक्वल टू, ये आ रहा है सर 2564, और फाइनली अगर निकालते हैं आप तो 52320 डिवाइड बाई 2564 इज इक्वल टू, तो 20.40 आ रहा है, ठीक है जी।
अच्छा इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में तो सेम यही आएगा -52320, यहाँ n 12 है, मल्टीप्लाई बाय सब्मिशन डी एक्स स्क्वायर, सब्मिशन डी एक्स स्क्वायर है 1344, तो यहाँ पे है सर 134 और 4 माइनस सब्मिशन डी एक्स क्या था आपका 0 था, सब्मिशन डी एक्स आपका 0 था, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ तो कुछ बिठाने की जरूरत है ही नहीं, तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करो। तो पहले देख लो 12 मल्टीप्लाई बाय 1344 इज इक्वल टू, तो नीचे तो आ रहा है 16128 और ऊपर है -52320, ठीक है, तो 52320 डिवाइड बाय 16128 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है माइनस में 3.24, ठीक है। तो देखो आपका अगर हम चलें एक बार ऑप्शन में तो -3.24 ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 के ये नज़दीक है, ये 0 से थोड़ा दूर है और ये ऑप्शन में भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल था। चलो जी आगे आ जाओ, देखने में क्वेश्चन लग रहा है मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका जो इलस्ट्रेशन है ना, जो एग्जांपल वहां से पूछा गया, आपके मॉड्यूल के अंदर भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका एक पार्ट पूछा है बस, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट एक्स, बोला है एक्स किसको डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट को, और वाई डिनोट कर रहा है सेल्स को। तो जो एक्स ऑन वाई है उसका इक्वेशन आपको दे रखा है ये 3y - 5x + 108 = 0। एवरेज सेल ऑफ द फर्म, मतलब सेल था y, तो y की वैल्यू ये है, ठीक है। और जो वेरिएंस है प्रॉफिट का बोला है वो 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सेल्स है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है, कुछ नहीं है दोस्त, देखो आराम से हो जाएगा। 3 कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 5x + 108 और इज इक्वल टू 0 बोला है। अब देखो जो सेल्स है वो y है, मैंने कहा उसकी वैल्यू 44,000 दे रखा है, तो देखो आप कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 44,000 कर दिया और -5 और यहाँ पे x का x रखा और +108 इज इक्वल टू, चलो तो x की वैल्यू निकालो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 44,000, ठीक है, और फिर +108 है, +108 इज इक्वल टू, तो सर ये हमारा आ रहा है, इधर आके आ जाएगा माइनस में 13210 और 8, क्या हुआ समझ में आया। इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, ये प्लस किया, ठीक है, प्लस करने के बाद आ रहा था 1321008 आ रहा था, तो इसको मैं राइट में ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन है, इधर से -5x बचा है, इधर से माइनस माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो सर डिवाइड बाय 5 कर दो तो आपका ये आ जाएगा 26421, तो ये आ जाएगा 26421.60 आ जाएगा। अच्छा ये x की वैल्यू आई है और x एक्चुअली क्या था हमारा, यही तो प्रॉफिट था, ठीक है, तो निकल गया हमारा प्रॉफिट, तो ये आपका आंसर करेक्ट है बस। तो ये जो वेरिएंस वाला पार्ट दे रखा था ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया था, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए तो आप लोग कहते हो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। 34th में पहुंच गए हम लोग, चलो थोड़े और रह गए। x का आपको ये दे रखा है और y का ये दे रखा है, बोला R2 रिग्रेशन इक्वेशन, ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, बोला कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, R = bx/y मल्टीप्लाई बाय by/x दोस्त, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये x है, तो ये जो y के आगे जो कोफिशिएंट है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम bx/y। अगर मैं इधर से निकालूं bx/y क्या होगा, 1.36 हो जाएगा, और अगर by/x निकालूंगा तो सर ये हो जाएगा 0.61, जो x का कोफिशिएंट है, यही तो करते हैं हम लोग, है ना, तो सिंपल था। तो यहाँ पे देखो 1.36 मल्टीप्लाई बाय 0.61, ठीक है, तो इसको करके देखो
और ये दोनों ही पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे भी साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा। बता रखा था, अगर दोनों नेगेटिव में होता तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन आता। तो सर 1.36 है और मल्टीप्लाई कर दो 0.61 इज इक्वल टू आ रहा है, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो तो 0.910, तो 0.9108 आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 0.911, तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला मत मार देना, ठीक, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में था, है ना, तो हमारा जो आर आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा दोस्त। तो होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है। बोला है आर, ठीक है, 0.8 है, रैंक का आ गया ये क्वेश्चन अब, और सबमिशन डी स्क्वायर 33 है, फाइंड एन। तो जब आप आर निकालते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट याद होगा, तो क्या करते थे, 1 - 6 सबमिशन डी का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या कर देते थे, डिवाइड बाई एन, ठीक है, और इधर एन का स्क्वायर -1, यही होता था। समझ में आया? तो आप करते थे 1 - 6 सबमिशन डी का स्क्वायर एन, एन का स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता था। तो सीधा सीधा करो, 1 - 6 मल्टीप्लाई बाई सबमिशन डी स्क्वायर आपको दे रखा है 33, तो ये सर 33 हो गया। अच्छा, एन का हमें नहीं पता क्या है, वो गिवन नहीं है, और यहाँ पे हमारा ये है 0.8। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त, आप लोगों ने ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, देखो जब भी मैंने कहा इक्वेशन बनता है LHS RHS, तो ऑप्शन बिठा के देखो, और कौन सा ऑप्शन आपका मतलब करेक्ट आंसर दे रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे n के जगह पे आप, क्योंकि n मांगा है, तो n के जगह पे पहले 10 बिठा के देखो, 10 बिठा के देखने पर देखो क्या आंसर 0.8 आ रहा है। अगर 0.8 आ रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। तो 10 बिठाओ, तो अगर मैं 10 यहाँ बिठाता हूँ तो 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99, और 99 मल्टीप्लाई बाई, इसका मतलब क्या था, 10 है, 990, ठीक है, तो 990 तो ये नीचे आ रहा है। तो ऊपर अगर करते हो दोस्त आप 6 मल्टीप्लाई बाई 33 डिवाइड बाई 990 इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है, और 1 - 0.2 कितना होता है, 0.8 ही होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप लोग का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्त, चलिए जी आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन बोला है, इफ द रिग्रेशन इक्वेशन, बोला रिग्रेशन इक्वेशन अगर क्या है, रिलेट्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इट इज कॉल्ड, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब निर्भर करता है किसी के ऊपर, और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मान लो सॉयल है, और वो सॉयल जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या है, निर्भर है। ठीक है, तो जो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए आपके, वो क्या हो गए, डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और सॉयल क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट हो गया। तो जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, आपके मॉड्यूल के अंदर जो कंसेप्ट है ना, पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये सारा डेफिनेशन दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो और एक दे रखा है आपको, अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पार्शियल रिग्रेशन। पार्शियल रिग्रेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जाता है मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इज स्टडीड। जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो उनके रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है, लेकिन शर्त क्या होता है, सिर्फ 2 वेरिएबल को ही एनालाइज करा जाता है एक समय पर। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर देखें हम पार्शियल रिग्रेशन का, तो रिग्रेशन ऐसी हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं। रिग्रेशन एनालिसिस बिटवीन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। रिग्रेशन एनालिसिस इन विच, नहीं, ये भी नहीं। तो रिग्रेशन वेयर देयर रिलेशंस, हाँ ये आ गया, देखो मैंने ये बताया था, एक रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, इज स्टडीड, उनको हम पढ़ते हैं, लेकिन ओनली 2 वेरिएबल्स, सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को एनालाइज किया जाता है एक समय पर, बाकियों को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट है। ठीक है सर, तो ये आप लोगों ने पढ़ना है भाई, ठीक है, ये पढ़ना है, ये आपके पूरे कंसेप्ट में दे रखा है। अब आता है हमारा यहाँ पे किस चीज का, ये चांस बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी। बोला है सपोज इट इज 11 to 5 अगेंस्ट अ पर्सन,
ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नाउ 38 ईयर्स ऑफ एज लिविंग टिल ही इज 73। अब 11 to 5 अगेंस्ट अ पर्सन ए है, तो इसका मतलब क्या है, 11 to 5 मतलब अगेंस्ट बोला है, तो उसके जो मरने के चांसेस हैं वो 11 बोला है और जीने के चांसेस 5 है। ठीक है, क्या है, जो 38 साल का है और वो 73 साल तक जिएगा। ठीक है, तो मरने के चांसेस ये हैं और ये जीने के चांसेस हैं, अगेंस्ट का मतलब ये है। दूसरा बोला है 5 to 3 अगेंस्ट, यहां पे भी अगेंस्ट बी बोला है, बी दूसरा है। ठीक है, जो अभी 43 लिविंग टिल ही 78, जब तक 78 साल होगा, अभी 43 साल का और 78 साल तक जिएगा, तो ये अगेंस्ट का मतलब ये मरने के चांसेस हो गए और ये उसका जीने का चांस है। हमें बोला है फाइंड द चांस दैट, ठीक है, फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू पर्सन विल अलाइव 35 ईयर्स सिंस। तो हमें बोला है क्या, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक आदमी जिएगा 35 साल से ऊपर, तो उसके चांसेस क्या है। ठीक है, कम से कम एक आदमी जिएगा, तो मैं अगर ऐसा करूं, मैं कम से कम एक आदमी जिएगा, अब पहले मैंने ना निकाल लेता हूं कि दोनों आदमी के जो मरने के चांसेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, और फिर उसको 1 से अगर मैं माइनस कर देता हूं, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से अगर मैं वो चांसेस माइनस कर देता हूं जहां पे वो क्या होगा, मरने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, उसको अगर माइनस कर दूंगा तो कम से कम क्या होगा, एक जिएगा। ठीक है, तो मान लो 1 माइनस, अच्छा ए के लिए क्या मरने के चांसेस क्या है, 11 हो गया, कितने में से टोटल कितना हो रहा है, 11 और 5 16 इंटू। ठीक है, बी के लिए मरने के चांसेस ये मैंने कहा था, ये मरने का है, ये जीने का, तो ये 5 अपॉन क्या आ गया सर, 8 आ गया, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके मरने के चांसेस हैं दोनों के। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी उससे माइनस कर दूंगा मरने के चांसेस दोनों के, तो क्या कम से कम एक आदमी तो क्या जिएगा, उसका मतलब यही आएगा रिजल्ट। चलो, तो यहां पे अगर करते हैं, ऊपर आएगा 55 और डिवाइड बाई, ये सही चल रहा है, और 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 128। एक मिनट, सपोज इट इज 11 to 5 अगेंस्ट अ पर्सन ए हु इज नाउ 38 ईयर्स, तो अगेंस्ट बोला है ना, तो अगेंस्ट ठीक है, 11/16 एज लिविंग टिल ही इज 73, और 5 to 3 अगेंस्ट बी हु इज 46, फाइंड द चांस एटलीस्ट, तो 1 माइनस, अगर दोनों के मरने के चांसेस हो गए, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे 1 माइनस अगर मैं कर देता हूँ 55, मेरे ख्याल से 55 अपॉन 128, 55 अपॉन 128, तो 55 डिवाइड बाई 128 अगर करता हूँ इज इक्वल टू 0.43 आ रहा है अप्रॉक्स, 1 माइनस 0.43, तो अगर 1 माइनस 0.43 कर देता हूँ तो 0.57 आ रहा है, और 0.57 का मतलब 57%, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है दोस्त, क्लियर है। तो कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे बोला कि अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, ये इसका मरने का, ये जीने का चांस। ठीक है, बी के लिए ये मरने का, ये जीने का। अब हमें बताने की कम से कम एक आदमी जिएगा। ठीक है, कम से कम एक आदमी जिएगा, विल बी अलाइव 35 ईयर्स से, 35 साल के बाद भी जिएगा। तो यहां पे हमने क्या निकाला, पहले उनका क्या निकाल दिया, मरने के चांसेस क्या हैं दोनों के। अब वो टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दूंगा दोनों के मरने के चांसेस, तो क्या आएगा, कम से कम एक तो जिएगा, है ना, कम से कम एक जिएगा, मतलब एक भी जी सकता है 35 साल के ऊपर, या दोनों ही जी सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से निकाला जाता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को करा रखा है इस तरीके का क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ दोस्त। बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं एट रैंडम 1 by 1, एक एक करके निकाला जा रहा है, और बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक निकाला तो उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया जाएगा। समझ में आया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बोथ आर रेड। अब दोनों के लाल होने के चांसेस क्या हैं, तो देखो हमें क्या है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं इस इवेंट की, तो हमें पता है टोटल जो ताश के पत्ते 52 हैं। अच्छा, रेड कलर के ताश कौन से होते हैं, एक डायमंड होता है 13, और जो हार्ट होता है दिल वो होता है 13, टोटल 26 होता है। तो पहला केस तो ये हो जाएगा।
अब यहां से अगर मैंने एक लाल कार्ड निकाल लिया, अब उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कितने कार्ड बचे अब? तो सर लाल कार्ड बचे 25, तो इधर से भी एक कम हो जाएगा टोटल में से, ठीक है, तो ये 51, बस खत्म कहानी। तो ये 26 2 जार 52, तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 25/102 जो ऑप्शन बी है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो कुछ भी नहीं था, देखो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हम 40 पे पहुंच गए, इसके बाद से हमारे पास 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, है ना। चलो देखो फटाफट, बोला अ सर्वे रिवील्स दैट 80% ऑफ द फुटबॉल टीम्स मैच आर प्लेड इन द इवनिंग। एक सर्वे में बोला गया क्या 80% जो फुटबॉल का मैच खेला जा रहा है वो शाम को खेला जा रहा है 7 PM स्लॉट में, इवनिंग में, और 20% खेला जा रहा है आफ्टरनून में। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में ये हो गया, याद रखना ए जो है इवनिंग के लिए डिनोट कर रहा है, कितना बोला है, कितना बोला है 80%। अच्छा 80% का मतलब 0.8, ठीक है, और आफ्टरनून में जो हो रहा है 20%, तो ये हो गया 0.2। चलो ये कर दिया हमने। अब बोला है टीम विंस 60% ऑफ दियर इवनिंग गेम्स। इवनिंग गेम्स जो है वो 60% जीतने के चांसेस होते हैं, और आफ्टरनून गेम्स जो होते हैं उनके 85% जीतने के चांसेस होते हैं। बोला आज के अखबार में ये आया द टीम वोन दियर लास्ट मैच, जो टीम है अपना जो पिछला मैच था वो जीत गई। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द मैच वाज प्लेड इन द इवनिंग। हमें बोलना है कि इवनिंग में मैच खेला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेस थ्योरम। ठीक है, एक बार वो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, उसके बेस पे आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे हमने बोला ये तो इवनिंग का हो गया फुटबॉल मैच का, और ये आपका आफ्टरनून का हो गया। अच्छा इवनिंग में जीतने के चांसेस क्या हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, जो इवेंट है इवनिंग में, मतलब ये ए इवनिंग के लिए था, उसके चांसेस हैं जीतने के कितने 60%, मतलब 0.6। ठीक है, और बोला है उसी इवेंट को जीतने के चांसेस जो हैं जब आफ्टरनून में खेला जाएगा, बी आफ्टरनून के लिए था 85%, मतलब 0.85। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द मैच वाज प्लेड इन द इवनिंग। इवनिंग वाला, तो इवनिंग वाला कौन सा है, एक ये और सर एक ये है। तो बेस थ्योरम में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो इवनिंग है उसका ऊपर लिखना होगा ऐसे, याद आ रहा है। ठीक है, और सर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल मतलब जो ऊपर लिखा वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो आफ्टरनून वाला है वो भी रहेगा, इंटू पी ई अपॉन बी, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो तो यहाँ पे पी ए देखो क्या है 0.8 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका 0.8 है इंटू, ठीक है, उसके बाद पी ई अपॉन ए 0.6, तो ये आपका है 0.6 अपॉन में, नीचे मैंने कहा टोटल होगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा क्या पी बी 0.2 और 0.85, तो यहाँ पे 0.2 इंटू 0.85। ठीक है जी, फटाफट इसे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.6 इज इक्वल टू, तो सर ये तो 0.48 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0.48 आएगा, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.85 इज इक्वल टू 0.17 आ रहा है, ये 0.48, और यहाँ पे अगर तो ये आ रहा है 0.65, तो इसको कर लो 0.48 डिवाइड बाई 0.65 इज इक्वल टू 0.74 आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या दे रखा है, 0.74 यस 13। तो अगर आप देखो आपका ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, 0.74, ठीक है, हाँ 0.74 जो है अप्रॉक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। तो ये था बेस थ्योरम, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41 पर। बोला है 3 इवेंट्स A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
इक्वली लाइकली है और एग्जस्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए, कंप्लीमेंट निकालना है ए का। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं पता है आपको? जब आपका दोस्त पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन इवेंट्स हैं यहाँ, जब ये आपका क्या होता है पी ए, ठीक है, प्लस पी बी और यहाँ पे आपका पी सी, ठीक है, और आपका यहाँ पे इक्वली लाइकली क्या होता है जब ये तीनों बराबर होते हैं, इक्वल चांस होते हैं तीनों के आने के। और आपका बोला है एक एग्जस्टिव क्या होता है जब आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी जो है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आपको ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो जब आपका ये तीनों इक्वल टू 1 है तो और ये आपस में इक्वल है, तो क्या यहाँ पे भी पी ए और पी ए लिख सकते हो? तो ये पी ए पी ए पी ए आ जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल है। तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा सर 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसका ए कंप्लीमेंट का, तो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उससे माइनस कर देंगे इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी को, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 3 - 1 दैट विल बी 2/3 विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो जी अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, फेवर बोला है ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर 2 to 5। अभी इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, तो ये होने की संभावना है और ये ना की है। ऑड्स अगेंस्ट अनदर इवेंट, अनदर इवेंट का बोला है क्या है? ऑड अगेंस्ट बोला है, तो ये नहीं होने की और ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फेवर बोला है तो ये होगा, ये नहीं होगा। अगेंस्ट बोला तो ये नहीं होगा और ये होगा। हमें फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल हैपन, तो कम से कम एक इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी अभी किया था ना हमने, क्या किया था? टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उससे माइनस कर देंगे दोनों केसेस की ना होने की संभावना जो रही है। तो यहाँ पे ना होने का क्या आएगा? ये तो होने का है, ये ना होने का है, तो 5/7 आ जाएगा दोस्त इनटू। अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें अगेंस्ट बोला था तो ये ना होने की है पहले, तो ये 5/11 आ जाएगा। तो अगर 1 - 25/77 करो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 77 - 25, 77 - 25 इज इक्वल टू 52। तो दोस्त आपका 52/77 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 0.675 ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया अक्सर काफ़ी बार, तो ये आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलो जी अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच गए हम लोग। अच्छा बोला इन आ सिनारियो वेयर ए स्पीक्स द ट्रूथ, जो ए सच बोलता है उसका क्या है प्रोबेबिलिटी? 70% की है, और बी ट्रूथ बोलता है उसका 80% है। बोला व्हाट % ऑफ द टाइम आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरा सच बोलता है तो पहला झूठ बोलेगा, ये हो गया कंट्राडिक्ट। तो अगर पहला सच बोलता है 70% बोला है, तो पहला अगर सच बोलता है, ध्यान से देखो, पहला सच बोलता है 70% मतलब 70/100। चलो इसको डेसिमल में लिख लेते हैं, बाद में कर लेंगे कन्वर्ट, है ना। पहला 70% सच बोल रहा है मान लो, तो 70% मतलब 0.7 इनटू, तो इसका मतलब दूसरा वाला झूठ बोलेगा। अच्छा दूसरा वाला यहाँ पे सच 80% बोल रहा है, तो झूठ कितना परसेंट होगा? 20%। 20% मतलब 0.2 प्लस। अब दूसरा केस, अब अगर बी सच बोलता है तो 80% है, 0.8 इनटू, तो ये क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। ये सच 70% बोल रहा है, तो झूठ कितना होगा? 30%, दैट इज 0.3। बस ये हो गया कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे अगर करें तो 0.14 और 8 3 24, 0.24। तो यहाँ पे 4 4 8 आ जाएगा और 2 1 3, तो सर ये 0.38 आएगा विच इज 38%। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, जो कि आपका 38% होगा दोस्त, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? मजा आ रहा है? देखो बहुत मेहनत से, बहुत इजीली, आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, चुटकियों में आंसर निकलेगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि आपको समझाने में लग रहा है, और वो जरूरी भी है। क्या बोला है? एक ऑर्डिनरी डाई है, एक ऑर्डिनरी डाई को उछाला जा रहा है, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार।
है ना, 6 इंटू 6 36 हो गया टोटल आउटकम, क्योंकि डाइस में क्या होता है 6 फेसेस होते हैं, 2 डाइस की बात की तो कितना हो जाएगा 36 टाइम्स, है ना। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्पॉट टर्न्ड अप इज नोटेड। क्या डिफरेंस देखा जा रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स रोल्ड इज 3, 2 डाइस को फेंका जा रहा है और हमें वो केस फाइंड आउट करना है जो फेवरेबल आउटकम है वो निकालना है जब डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों डाइस में 3 का आ रहा है। तो किस किस केस में आ सकता है, एक तो होता है 1 और जब 4 आ रहा होगा तब डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद 2 और 5 का आ जाएगा, और फिर आपका 3 और 6 का आ जाएगा, है ना। फिर हो सकता है आपका 1 2 5 3 4, फिर हो जाएगा 4 और 1 का, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 5 और 2, और फिर हो जाएगा 6 और 3। तो ये 6 केसेस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम कितना था 36, विच इज इक्वल टू कैंसिल कर दोगे तो 1/6 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्त, तो अच्छे क्वेश्चन है। चलो, बोला एक अनबायस्ड कॉइन है, इज टॉस वंस देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, ठीक है, टॉल लिखा है यहाँ पे, आई होगा आपके कहीं ना कहीं, जो मैंने देखा है एमक्यूपी में मिस्टेक होता है थोड़ा बहुत। तो बोला एक अनबायस्ड कॉइन है, उसको कितनी बार उछाला जा रहा है, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज, एक बार उछाला जा रहा है। हमें बताना है हेड और टेल जो आने की संभावना है वो क्या हो सकती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस बिल्कुल, क्योंकि देखो हेड और टेल दोनों क्या एक ही बार आ सकते हैं क्या, नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जस्टिव, एग्जस्टिव का मतलब क्या, ठीक है, एग्जस्टिव का मतलब क्या होता है, हेड जितनी बार आएगा टेल भी उतनी बार ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब एग्जस्टिव है, जितना चांसेस हेड का है उतना ही टेल का है। और इक्वली लाइकली मतलब चांसेस दोनों का क्या है आपका सेम है, सेम आने के आपके इसके चांसेस हैं। और एग्जस्टिव हो गया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, दोनों के चांसेस बराबर है, यहाँ उसी को इक्वली लाइकली भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो म्यूचुअली एग्जस्टिव एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, एग्जस्टिव का मतलब कि एक एक करके ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, और तीसरा इक्वली लाइकली का मतलब दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। तो इसके हिसाब से ऑल दीज जो है ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है दोस्त, चलो जी, अगला क्वेश्चन अब इंडेक्स नंबर का आप लोग का आ गया, आखिरी पार्ट है ये। बोला है 2022 में द एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 2021। बोला है 2022 में जो एवरेज प्राइस है वो 20% ज्यादा है किससे, 2021 से, बट बोला है 50% मोर देन इन 2023, 50% ज्यादा है 2023 से। तो फाइंड द प्राइस रिलेटिव बाय यूजिंग 2021 एंड 2022 एज बेस ईयर। तो आपको निकालना है क्या है, प्राइस रिलेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन कह सकते हो आप। तो इसमें सबसे पहले ना 2021 को मैं बेस ईयर मान के चल रहा हूं, कि मैंने मान लिया दोस्त कि 2021 में जो है हमारा कितना है 100 है प्राइस, तो 2022 में बताओ कितना हो जाएगा। तो 2022 में 20% ज़्यादा बोला है, तो 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा। अच्छा 2023 में कितना हो जाएगा, 2023 में क्या होगा, 2022 में बोला है, 2022 बोला है क्या 50% ज़्यादा हो जाएगा किससे, 2023 से। तो 2023 में कितना होगा आप बताओ, है ना, यही तो बोला है 2022 में जो प्राइस होगा वो 2023 का क्या होगा 50% ज़्यादा, मतलब 2023 से 50% मतलब 150 ज़्यादा हो जाएगा, यही तो है। तो ये परसेंटेज में है ना, तो इसको अगर मैं अभी 2023 का निकालना है मुझे, देखो मुझे 2023 का निकालना है यहाँ पे, तो 2023 का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये था ना 50% था, तो 150 बढ़ेगा कहने का मतलब है, और यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है, 100 से क्या बढ़ जाएगा 150, ये कहा है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 2022 का, समझ में आया, क्लियर है। कहने का मतलब क्या था, मैंने 2021 का 100 माना, 2022 में 120 क्योंकि 20% ज़्यादा। अच्छा 2023 में क्या होगा, 2023 में हमारा 2/3 हो जाएगा, कि इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 ऑफ 2022 हो जाएगा, है ना। कैसे क्या समझ में आया, क्योंकि
22 में कहा था 50% ज्यादा होगा किससे, 2023 से, तो 50% ज्यादा मतलब 150, यही तो होगा। क्लियर है? तो 150 समझ में आ गया, 100 का 150 हो गया और 100 के ऊपर है, परसेंटेज है क्योंकि, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 2023 का यहां पे निकाला। क्लियर है दोस्त? तो 2023 में अब कितना आ जाएगा हमारा, बताओ। तो 2/3 ऑफ 2022, तो 2022 में कितना था, 120 था, तो 2/3 ऑफ 120, ये आया ना, इधर करा मैंने। तो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 120 इज इक्वल टू 79.99, तो 80 अप्रोक्स पकड़ लेते हैं इसे हम लोग, ठीक है। 80 ले लिया हमने 2023 में। अब हमें यहां पे बोला क्या है, अब हमें निकालना क्या है। अब देखो आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट, नहीं तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब ये हमने 2021 का निकाला, 2022, 2023 का हो गया। अब प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए क्या करना है, बोला बाय यूजिंग 2021 और 22 को बेस ईयर मानते हुए। तो अब 2021 और 22 का एवरेज निकालो, क्योंकि इन दोनों को बेस ईयर मान के चलना है। तो 2021 में आ रहा है 100 और 2022 में आ रहा है 120, तो 100 और 120 इसका एवरेज निकाल लेते हैं अब। तो कितना आ गया, 220, 110 आ जाएगा सीधा सीधा, इसका एवरेज आ गया। बस अब प्राइस रिलेटिव निकालो, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव यहां पे ने सभी का नहीं बोला है, आपको 2023 का बोला है। तो 2000 का प्राइस रिलेटिव निकालोगे, तो प्राइस रिलेटिव क्या है, कैसे निकालते हो, जो 2000 का प्राइस है वो लिखोगे ऊपर 80 अपॉन, इनको बेस ईयर बोला है, बेस ईयर हमेशा नीचे होता है, तो ये बेस ईयर यहाँ आ गया, और इंडेक्स आपका परसेंटेज में निकलता है तो इंटू 100। तो दोस्त 80 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 72.77 के अप्रॉक्स आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से निकाला, इसको एक दो बार और देखना है, तब जाके आपका एक क्लियर पिक्चर निकल कर आएगा। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 47 पर पहुंच गए हम लोग। बोला है नेट मंथली इनकम ऑफ अ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, उसका नेट मंथली इनकम जो है वो बोला 8000 पर मंथ है 2003 में। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वॉज 18 2003, तो यहाँ पे 2003 दे रखा है, इसका प्राइस इंडेक्स है आपका 80 और इसकी इनकम यहाँ पे है 8000, यही तो बोला है। अच्छा, इट बिकेम 300 इन 2023। अच्छा, अब 2023 ये करेंट ईयर है, इसमें जो प्राइस इंडेक्स है वो 80 से बढ़कर कितना हो गया, 300 हो गया। हमें बोला है एडिशनल डीए इसको कितना मिलेगा, मतलब इसको जो 8000 अभी इनकम मिल रही है, तो कितनी इनकम और बढ़नी चाहिए 2023 के अनुसार, वो निकालना है, उसी को हम लोग डीए कहते हैं, ये पढ़ा रखा है। तो इसको मैंने कहा था यूनिटरी मेथड से करो। जब ये इंडेक्स आपका 80 था तो यहाँ पे 300 था, जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा इधर 300 अपॉन 80। जब यहाँ पे 8000 था तो यहाँ पे कितनी इनकम होनी चाहिए, तो 300 डिवाइड बाई 80 इंटू 8000, ठीक है। तो इसको करके देखो, करा रखाने से याद आ रहा है, 300 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई 8000 इज इक्वल टू, तो 30,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा हमारा इंडेक्स बढ़ गया, तो हमारी इनकम भी 8000 से 30,000 होनी चाहिए। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वही डीए कहलाता है। तो सर 22,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो जी, अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज का है पास्चेस इंडेक्स। अच्छा, पास्चेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अगर इसका प्राइस इंडेक्स निकालें तो इसका सबमेशन मैंने बताया था, लिखने का तरीका ऐसा होता है। और पास्चे क्या करता था, करेंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है। तो इंडेक्स यूजेस करेंट ईयर क्वांटिटीज एंड कंपेयर्स देम विद द बेस प्राइस, तो ये बेस प्राइस है और करेंट ईयर की क्वांटिटी को वो कंसिडर करता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। देखो इतना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। आगे बोला है द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज 200 इन 2020, 2020 में प्राइस ये है, तो ये क्या हो गया P0, 2021 भी दे रखा है क्योंकि, एंड इन 2021 द प्राइस इंक्रीज टू इतना, तो ये आपका P1 है, ठीक है। ये बेस ईयर की प्राइस, ये करंट ईयर की प्राइस। द क्वांटिटी 2020 में जो क्वांटिटी है 20 यूनिट्स है, तो ये आपका Q0 और 2021 में जो है ये Q1 है।
आपको फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है, चलो निकालो। तो फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्परेस एंड पास्ट चेस। तो ये हो जाएगा सब्मेशन P1 Q0 अपॉन सब्मेशन P0 और Q0, सॉरी यहाँ पे Q0 आएगा, और यहाँ पे इंटू सब्मेशन P1 Q1 अपॉन सब्मेशन P0 Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपने वैल्यू बिठाना है, अब एक एक करके बिठाओ, वैल्यू बिठा सकते हो। तो P1 इंटू Q0, तो देखो P1 ये है और P1 इंटू क्या बोला Q0, P1 इंटू Q0 20, 36 इंटू 20, तो यहाँ पे 36 इंटू 20 इज इक्वल टू 720, तो ये तो 720 आ गया। अच्छा यहाँ पे P0 Q0, P0 ये रहा और Q0 ये रहा, तो यहाँ पे 600 आ गया। यहाँ पे हो गया P1 Q1, P1 ये और Q1 ये, 36 इंटू 22, 36 इंटू 22 इज इक्वल टू 792 आ रहा है, और डिवाइड बाय P0 Q1, P0 ये रहा, Q1 ये रहा, तो 660 और बाहर इंटू 100, ठीक है, ये डिवाइड बाई है। चलो तो 720 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 792 डिवाइड बाई 660 इज इक्वल टू 1.44 है, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे 1.2, और 1.2 इंटू 100 120%। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ा मिस्टेक दे रखा है कहीं ना कहीं, ये 120% होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 50। चलो दोस्तों क्या बोला है, 2020 में द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाज 10, तो ये आपका प्राइस दे रखा है ये P0, और 2021 में प्राइस इंक्रीज टू प्राइस इतना हो गया, मतलब ये P1 है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी 2020 में 20 यूनिट्स हैं, तो ये आपका Q0, और एंड इन 2021 से 25 यूनिट्स हो गया, ये Q1। आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, यहाँ पे लेस्परेस मेथड निकालना है, ठीक है। तो लेस्परेस मेथड क्या होता है आप लोगों को पता ही है, सब्मेशन यहाँ पे P1 Q0 सब्मेशन P0 और Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है दोस्त। तो P1 इंटू Q0 करो, P1 इंटू Q0 कहाँ है, P1 इंटू Q0, तो 15 टू जा 30, 300 ऊपर आ जाएगा, और P0 Q0 यहाँ पे 200 नीचे आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे 100, तो कितना आ गया 300 डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो 150 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत आसान तरीके से किया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा होगा बेशक, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी पड़ा, तो इसको आप लोगों ने खुद से भी आपने प्रैक्टिस करना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज की क्लास खत्म करते करते जाते जाते कुछ चीज़ें बता के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चों। आप लोग का जो एग्ज़ाम है आप लोगों को पता है जून में, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल उठ जाओ, जाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन, पेचीदे क्वेश्चन भी है अगर आप बड़े गौर से देखो, और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे को घबराहट लग रही है, कुछ डर लग रहा है, तो आप लोगों को मैं एक ही सबसे बेस्ट सजेशन दे दूं, है ना। तो बहुत कम प्राइस में ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोग के लिए क्या लाया है, OTT, ठीक है, बहुत सस्ता प्राइस है, ठीक है। उसके अंदर आपको सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जितने भी इलास्ट्रेशंस हैं, MCQ है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग, सब सॉल्यूशन आपको दिया गया है। उसको करने पर आपको ना कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।